मालिक हो मेरे दिल के अरस पे बसो जी, मालिक हो मेरे दिल के अरस पे, दिल के अरस पे, दिल के अरस पे बसो जी। सबों को नमस्कार। 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 1 मिनट गुरु वंदना से शुरू करते हैं। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम आनंद मूर्ति विश्वतीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावतीत त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्। नमस्कार। सभी हमारे प्रबुद्ध जन और हमारे भाई बहन योग साधक आचार्य सबों को हार्दिक अभिनंदन के साथ में योगाचार्य अंतरंगानंद योगी आपसे आज के इस नए कोर्स के लिए आपका स्वागत करता हूं। यह कोर्स जैसा लिखा है आपने ग्रुप में जैसा पढ़ा, तो हमारे जितने भी नए साथी जो यहाँ जुड़े हैं भाई बहन, उन लोगों को यह जानकारी देने की आवश्यकता है। पुराने लोगों के साथ पहले ही चर्चा हो रही जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं कि यह कोर्स बेसिकली ये करीब 2 साल का कोर्स होगा योग चिकित्सा का, जिसका कोर्स अभी लॉकडाउन के दौरान में हमारी जो अभी वंदना आनंद दीदी हैं, योग चिकित्सिका हैं, योग शिक्षिका हैं, वो करा रही हैं और उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली बहुत सारे शिक्षक तैयार किए। इसीलिए अब इसमें यही है कि हमें जो सीखना है वह ये घर में हम लोग ऑलरेडी करते हैं और हम लोग बुजुर्गों से ये जानते आए हैं, लेकिन अभी पिछले 100-150 वर्षों में हमारी जो जीवन पद्धति हुई और खासकर आज़ादी के बाद जो तेजी से परिवर्तित हुई, उसमें ये विलुप्त हो गई है चिकित्सा। तो इसीलिए इस चिकित्सा को वापस हम लोगों को घर घर में पहुंचाना है, ये हमारा संकल्प है। और इसमें थोड़ी सी मतलब हम लोग वंदना दीदी ने पहले 2 वर्ष निःशुल्क किया यह सेवा, फिर हम लोगों ने ये सोचा कि थोड़ा जो हम जैसे लोग हैं तो थोड़ी सी उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा फीस भी रखा गया, जो बहुत ऐसा है गुरुकुल पद्धति पे होगा कि कुछ लोग अगर आर्थिक दिक्कत वाले होंगे तो उनको वो जितना भी सहयोग करेंगे वो भी चलेगा, और उनको, लेकिन इसमें जितने लोग भी जुड़ेंगे गुरुकुल पद्धति से एक नियम हमारा यह है कि जो सीखते हैं वो जीवन भर उस गुरुकुल से जुड़े रहेंगे जहाँ से सीखे हैं, और अपनी जो भी उनका आय होगा, क्योंकि इसमें आय तो होना है, तो उसका एक अंश गुरुकुल के विकास के लिए हमेशा देना है, जिसमें जो उनके आचार्य जो उनको सिखाए हैं, और साथ साथ उसमें ऐसे और भी जो आर्थिक रूप से जो लोग भी कमजोर लोग आएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर, उनको भी ये मिलता रहे यह शिक्षा या ज्ञान, जिससे कि ये जो परंपरा जो पैसे के कारण जो आज मेडिकल कॉलेज में आप जाइए तो कोई अगर पैसे वाला नहीं है, क्योंकि ये संकल्प मैंने कब लिया जब रजनी आनंद नाम की एक बहन ने वो फीस नहीं देने के कारण सुसाइड कर लिया था, फीस नहीं दे पाने के कारण। तो ऐसे इंजीनियरिंग मेडिकल के बहुत सारे हमारे
छात्राएं जो मेरिटोरियस हैं, क्योंकि मैंने खुद एक मेरिटोरियस टैलेंटेड बच्ची को हमने डोनेशंस कलेक्ट करा के उसको पढ़ने के लिए किया, लेकिन सरकार और ये व्यवस्था नहीं आती है। तो इसीलिए ज्ञान के अर्जन में कभी भी पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये परंपरा चलती रहेगी कि हम सब आज ये संकल्प लें कि ये चिकित्सा ऐसी है कि घर में लोगों को स्वस्थ कर दे, और इसके साथ साथ हम लोग ऑर्गेनिक फूड पर भी काम कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिक फूड नहीं मिल रहा, जिसके कारण बीमारियां इतनी तेज हो रही है केमिकल के खाना खाने से, तो उस पर भी हमारे बहुत सारे हमारे आचार्य साथी सब काम कर रहे हैं कि गांव में नेचुरल प्रोडक्शन, नेचुरल फूड प्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेबल्स, नेचुरल ग्रेन्स और फूड प्रोसेसिंग भी। यानी कि आपको अगर आप नेचुरली उगाते हैं, जैसे मैं पद्मश्री डॉक्टर क्या नाम भूल रहा हूँ, वो पद्मश्री हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम किया, तो वो उनसे जाके मिला तो देखा पूरा गांव स्वावलंबी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को ये दिखेगा कि द साइंटिस्ट of the village who goes and joins IITs, they forget their village. IIT या IIM से पढ़ने के बाद तो हमें वापस अपने गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए ये जो धरोहर है जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट हो, वो वापस आए। तो इस तरह से एक हमारा ये दूसरा आयाम है योग साधना का, जिस पर एक वंदना दीदी ने बहुत अच्छा कविता लिखा है, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। जो लोग भी नए लोग हैं वो लोग अगर कृपया अपना नंबर शेयर कर देंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से करके ऐसा हमारा प्लान है। तो अब आइए हम लोग सीधे अब हमारी कोर्स पर आ जाते हैं, और मैं इंट्रोडक्शन 5 मिनट में समाप्त करके वंदना दीदी को बुलाऊंगा, क्योंकि ये कोर्स बेसिकली ये 2 हमारी दीदी लोग हैं जो योगाचार्य हैं, योग चिकित्सिका हैं। तो ये हैं हमारी वंदना दीदी, वंदना आनंद दीदी, जो कि बेतिया बिहार से ये कमाल का काम कर रही हैं, और एक हैं योगाचार्य मोक्षा आनंद, जो मेरी तो मोक्षा दीदी जो हैं पॉपुलरली उनको जो कहते हैं मोक्षा दीदी, आचार्य मोक्षा दीदी, तो वो बेसिकली वो पिछले 15 साल से योगाचार्य हैं, 15-20 साल से। तो उन्होंने बॉम्बे से उन्होंने शुरुआत किया, और पूरे देश भर में विथ हर पेंटिंग, जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ने के बाद एक पेंटिंग के साथ उन्होंने जो गुरुदेव श्री श्यानंद मूर्ति जी की जो ललित कला का जो संगम है उसको उन्होंने किस तरह साधना में जोड़ा। तो इस तरह से उन्होंने बच्चों को, और बीएड के कॉलेजेस में वो पढ़ाती थी, तो वहाँ पर उसके जो टीचर्स ट्रेनिंग में उन्होंने ये जो योग साधना और पेंटिंग तो कैसे हैप्पी ब्लेंडिंग करना है, इस पर उन्होंने रिसर्च किया। तो ये इसको न्यू ह्यूमैनिस्ट आर्ट कहते हैं, या और न्यू ह्यूमैनिस्ट एजुकेशन, नव मानवतावादी शिक्षा कहते हैं श्री श्यानंद मूर्ति जी। तो ये आपको योग में वो दिखेगा। तो वो हमारी जो ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो हार्मोन सेक्रीशंस हैं, जिस पर थियोरिटिकली आपको जब चिकित्सा में वंदना दीदी बताएंगी, उसकी प्रैक्टिकल वो सिखाएंगी मोक्षा दीदी। तो हमारी टाइमिंग इस तरह से रहेगी कि हम लोग मंडे टू थर्सडे हम लोग इवनिंग में क्लास होगा हमारा 4 या 4:30 बजे, और वो थ्योरी क्लास होगा, और प्रैक्टिकल क्लास हम लोग मॉर्निंग में 8:30, एक तो 6:30 की बैच चल रही है जिसमें वो जनरल क्लास हो रहा है, लेकिन ये प्योरली योग चिकित्सक का ट्रेनिंग होगा, जिसमें कि जो थ्योरी आप पढ़ेंगे उसके बेस्ड आसनास और उसके मुद्रा बंद प्राणायाम, चक्रास को खोलने वाले आसनास, फिर उसके कौन आसन करना चाहिए कौन नहीं करना चाहिए, प्राणायाम कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, ये सब, और फूड। और लेकिन फूड की जो कि थ्योरेटिकल पार्ट में कवर होगा योग चिकित्सा में, जो वंदना दीदी आपको कवर करेंगी, और वो चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, मतलब वो वात पित्त कफ से जुड़ा हुआ है, उसको आपको विस्तार में आयुर्वेद का जो पढ़ाई चल रहा है ऑलरेडी। तो जो लोग प्योर आयुर्वेद सीखना चाहते हैं वो डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी की कोर्स ज्वाइन कर लें, यह निवेदन है उनसे। और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरे 6 साल की आयुर्वेद की पढ़ाई को राजीव दीक्षित जी का रिसर्च को उन्होंने प्रेजेंट किया।
राजीव दीक्षित जी ने पूरे 6 साल के आयुर्वेद को 1 साल में ये कर दिया, पिरो दिया। तो वो वात पित्त कफ और पंचमहाभूत पंचकोश का कोरिलेशन और उसका 7 धातु और 7 धातु का फिर 6 रस, और ये 6 रस हमारी खाने में, यानी जो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसाय, तीखा, ये 6 रस, और उस 6 रस से कैसे 7 धातु और 7 धातु में की गड़बड़ी से कैसे 3 दोष, और ये 3 दोष किस तरह से, ये वात पित्त और कफ, जो वात यानी वायु और आकाश, पित्त यानी अग्नि और जल, कफ यानी जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्वों को बैलेंस करने वाली जो ये पूरी आयुर्वेद विज्ञान, ये आपको वैन्या दीदी प्रैक्टिकल बताएंगे, थ्योरेटिकली आपको डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी बता रहे हैं। तो डेज इस तरह से डिवीजन होगा कि मंडे और वेंसडे वैन्या दीदी का क्लास होगा, और योग चिकित्सा, योग आयुर्वेद चिकित्सा, ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने इस पर पुस्तक दिया है, योग चिकित्सा एवं द्रव्य गुण। द्रव्य गुण मतलब आयुर्वेद है ना, द्रव्य, तो वो। और डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी की क्लास होगी ट्यूसडे और थर्सडे, जो चल रही है ऑलरेडी। फ्राइडे को हम गैप रख रहे हैं एक तरह से रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि सैटरडे को प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो इस तरह से सैटरडे को सुबह में हम लोग 8:30 से 10 बजे हम लोग करेंगे, और इसमें प्रैक्टिकल करेंगे। तो इस तरह से करके ये कोर्स डिवीजन रहेगा। अब मैं चाहूंगा वैन्या दीदी, आप जो पढ़ाने वाली हैं, कैसे क्या पढ़ाइएगा, आप इंट्रोडक्शन दीजिए शॉर्ट में, आधे घंटे में, फिर बाद में लास्ट में आधे घंटे में मोक्षा दीदी आप लोग। जी वैन्या दीदी नमस्कार, प्लीज। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। जैसा दादा बता रहे हैं, हम लोगों का ये है जो सिलेबस 2 साल का है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन चूंकि दादा पहले से आप लोग से जुड़े हुए हैं, आप लोग उनका क्लास अटेंड किए हुए हैं, आप लोग को बहुत सारी जानकारी पता है, कैसे योग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। दादा बहुत चीज ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। लेकिन चूंकि मेरा जो क्षेत्र है यौगिक चिकित्सा पर आधारित है, तो ये कोर्स मैं आप लोगों को लेने वाली हूँ। इसमें जैसे कि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी दवा, कोई भी औषधि का प्रयोग करते हैं रोग को दूर करने के लिए। बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, एक औषधि के माध्यम से हम अपने रोग को क्योर करते हैं, अपने शरीर से दूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि हम औषधि, सिर्फ औषधि, हम एलोपैथी जा करके हम घरेलू उपचार जो हमारे किचन में उपलब्ध है, ऑलरेडी हमारे सामने है, लेकिन हम उसकी बारीकियों को नहीं जानते हैं, उसकी विशेषताओं को नहीं जानते हैं, जिस कारण हमको घर से बाहर डॉक्टर के दरवाजे तक जाना पड़ता है। तो हम जो जिस परिवार में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, अगर उसी घर के कोई पुरुष या कोई महिला एक डॉक्टर हो जाती है, घर के किचन की डॉक्टर बन जाती है, तो हमारा घर का बहुत सारा पैसा हम खुद बचा सकते हैं। तो ये जानकारी होनी चाहिए हर परिवार के एक सदस्य के पास, तो ये जानकारी होनी चाहिए कि हम अपने किचन से ही दवाइयों को खोज करके अपने रोग को दूर करें। ये ट्रीटमेंट में मैं ऐसे ही नहीं गई, मैं इस पे मुझको जाने का एक जैसे सब कोई एलोपैथ की तरफ जाता है, मैं भी एलोपैथ की दुनिया में गई, बहुत सारी ट्रीटमेंट की, ठीक होती थी, फिर बीमार पड़ती थी। हार करके ये आयुर्वेद घरेलू उपचार मेरा अंतिम सहारा। जैसे बोलता है कुछ नहीं होता है तो अंत में जो दिखता है उसी को अपना सहारा बनाते, वही मैं भी अंत में इस रास्ते पर चली। तो जब इस रास्ते पर चली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे जीवन से सारा रोग खत्म हो गया। अचानक से धीरे 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 करके हर एक बीमारी, छोटी से लेकर के बड़ी, हर बीमारी खत्म हुई। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ हम अपने आयुर्वेद के जरिए, अपने घरेलू उपचार के जरिए, अपने योगासन के जरिए कर सकते हैं। क्योंकि रोग हमारे शरीर में होता क्यों है, ये जानना सबको जरूरी है कि रोग, हम कोई किसी भी रोग से हम ग्रसित हैं तो क्यों ग्रसित हैं। हमारे शरीर के जितने भी ग्लैंड होते हैं, सब में हार्मोन सिक्रेशन होता है, ग्लैंड्स है, सब्सग्लैंड्स है, सबके सिक्रेशन होते हैं। उन सिक्रेशन के अनबैलेंस्ड हो जाने के कारण ही हम बीमार होते हैं। या तो कम बैलेंस हो रहा है, सिक्रेशन कम हो रहा है, या ओवर हो रहा है। तो ये जो ओवर या अंडर सिक्रेशन जो हो रहा है, उसकी स्थिति में हम बीमार होते हैं।
और योगासन क्या करता है कि इस सिक्रेशन को बैलेंस में ले आता है। जैसे कि दादा ये बता रहे थे कि हर चक्र पे अलग अलग वृत्तियां होती है, ग्लैंड्स होते हैं, दादा के क्लास में आप लोग जाने भी होंगे। हम मूलाधार से शुरू करते हैं। मूलाधार जो चक्र होता है, उस चक्र पे कई रोग हमारे कंट्रोल होते हैं। जैसे हमारे पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं, जो प्रोस्टेट रोग से ग्रसित होते हैं, मसल्स वीकनेस जिसको रहता है, जॉइंट्स पेन रहता है, बॉडी पेन रहता है, ये सारे जो बीमारियां होती है ये मूलाधार चक्र से रिलेटेड होती है। अब हम मूलाधार चक्र यानी कि आपका वो खराब है, मूलाधार चक्र खराब है, यानी कि मूलाधार चक्र से सटे हुए जो ग्लैंड्स है वो आपके बैलेंस में नहीं है। तो हम आसन के द्वारा, अपने सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा उस चक्र को बैलेंस करते हैं। उस चक्र के बैलेंस में आते ही वो ग्लैंड्स बैलेंस में आते हैं, धीरे धीरे वो रोग खत्म होता है। फिर हम लोग आते हैं ऊपर, उसके ऊपर आते हैं स्वादिष्टान चक्र पर। स्वादिष्टान चक्र पे जैसे ही आते हैं तो वहां पर हमारी वायु भी नियंत्रित होती है, साथ ही साथ कई रोग नियंत्रित होते हैं। जैसे क्योंकि ये जल तत्व होता है, जल तत्व हमारे शरीर में जो जल पार्ट है, लेडीज का पार्ट जो होता है अंग, वो पूरा इसी अंग से रिलेटेड होता है, वो ठीक होता है। मूत्र संबंधी जितने भी रोग होते हैं इसी स्वादिष्टान चक्र को नियंत्रित करने से, वहां के ग्लैंड को नियंत्रित करने से वो नियंत्रित होने लगते हैं। स्टोन हमारे बॉडी में जो बनता है, स्वादिष्टान चक्र को आप नियंत्रित कर दिए, वहां के ग्लैंड को नियंत्रित कर दिए, स्टोन बनना बंद हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे शरीर में लेडीज जितनी भी प्रॉब्लम होती है, टोटल प्रॉब्लम लेडीज जो है वो इसी से खत्म होती है। तो ये हम स्वादिष्टान चक्र को नियंत्रित करके ये सारे रोग को कंट्रोल किए। इसी तरह हर चक्र पे अलग अलग रोग होते हैं, अलग अलग वृत्तियां होती है, अलग अलग हमारे वायु होते हैं। तो ये सब कुछ जैसे जैसे नियंत्रित होते जाते हैं, हम धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाते हैं। आप जब आसन की दुनिया में आएंगे, योग की दुनिया में आएंगे, तो सिर्फ आप खुद को स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे, इस दुनिया में आप अपने मन को भी स्वस्थ होता पाएंगे। आपको महसूस होगा कि जैसे जैसे आप डीपली इसमें प्रवेश कर रहे हैं, डूब रहे हैं, आपके भीतर की मानसिक स्थिति बहुत ही उच्च होती जा रही है। आपकी सोच में भी अंतर आता है। आप जो कल सोचते थे आज वो नहीं सोचेंगे। जैसे जैसे आप योग की दुनिया में जाएंगे, आपकी सोच एकदम विपरीत हो जाएगी। जैसे आप पहले जितना क्रोध आता था, जितना आप विचलित हो जाते थे, वो सब अब नहीं होगा। जैसे जैसे आप योग की दुनिया में जाना शुरू करेंगे, घुसना शुरू करेंगे। तो योग हम लोग करते हैं, सब कोई करते हैं, जैसे टीवी में भी आजकल चलता है, देख करके कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि वो देख करके करना और एक आचार्य की निगरानी में करना, जो डायरेक्शन दे रहा है, बता रहा है, उसकी निगरानी में करने में बहुत अंतर है। क्योंकि योगासन में श्वास की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे क्या होता है कि हम लोग योगासन कर रहे हैं, योगासन में योगा करने के लिए बताया गया है कि हम श्वास छोड़ते हुए झुक रहे हैं, लेकिन हमें श्वास की विधि नहीं समझ में आ रही है, हम श्वास लेते हुए झुके। आपको उसका रिएक्शन आपको तुरंत होना शुरू होगा, वो आपको रिएक्शन देगा आपके शरीर में, उससे विपरीत आपको उसकी दिशा दिखाई देगी और उसका आप पर कुप्रभाव पड़ेगा। तो वो जो डायरेक्शन मिलता है कि श्वास को छोड़ना, यानी कि श्वास को छोड़ना, हम लोग को 8 सेकेंड श्वास को होल्ड करना रहता है। यहाँ पे अगर हम श्वास को 8 सेकेंड होल्ड नहीं करते हैं और 7 सेकेंड या 6 सेकेंड करके ही ऊपर की ओर आ जाते हैं, तब क्या होता है, जैसे एक बोतल है, आप बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, बोतल हमारा ग्लैंड है, ग्लैंड, और बोतल का ढक्कन क्या है, वो जो हमारे उसके ऊपर जो आवरण लगा हुआ वो है। 8 सेकेंड जब रुकते हैं तो वो पूर्ण रूप से ढक्कन खुलता है, सिक्रेशन शुरू जो हो रहा है वो बैलेंस में आने की क्रिया वो 8 सेकेंड के बाद ही होती है। हम लोग नहीं रोक पाते हैं, उसके क्या कारण क्या होता है, वो अभी स्टार्ट होना शुरू हो रहा था, अपना सही फंक्शन करता, उसके पहले आप उसको फिर से रोक लिए। तो ये जो प्रोसेस जो बताया जाएगा उस पर ईमानदारी शब्द जो दिया जाता है, योगासन में ईमानदारी बरतना वो अति आवश्यक है। अगर हम ईमानदार नहीं होते हैं तो योगासन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। कुछ भी हम योग का जो ट्रीटमेंट देने वाले हैं, यौगिक चिकित्सा द्रव्य गुण के आधार पर,
उस ट्रीटमेंट में अगर आप ईमानदारी से नहीं प्रवेश करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहला होता है विश्वास। विश्वास से आधा काम हमारा वहीं ठीक होता है। दूसरा वहां पे ईमानदारी दे देते हैं। ईमानदारी अपना 100% दिए, आपको पूरा 100% उसका बेनिफिट महसूस होगा, दिखाई देगा। वो सिर्फ आप ही महसूस नहीं करेंगे, आपके संपर्क के जितने लोग हैं वो भी उस आपके बेनिफिट को महसूस करने शुरू करेंगे और फिर आपके जरिए वो आपसे जुड़ेंगे। इस तरह आपका एक सर्कल बड़ा बनेगा। तो ईमानदारी इसमें रखना है, विश्वास रखना है। अगर विश्वास नहीं रखते हैं तो वहीं पर हमारा बेनिफिट पूरा नहीं मिलेगा। जो ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, जो क्लास में होने वाला है, जितना भी क्लास में विषय, उसका अध्ययन अति आवश्यक है। जैसे हम आज कोई क्लास कर लिए, मैं अपनी बात को बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं पहले यौगिक चिकित्सा द्रव्य गुण किताब जो पुस्तक है उसको मैं बहुत पहले पढ़ चुकी थी, लेकिन मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। कुछ भी एक लाइन उसको मैं नहीं समझ पाई। जब उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना शुरू की तब पता चला कि वास्तव में ये क्या चीज है, इसका डीप महत्व समझिए, ये क्या चीज बताया गया है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने हम लोगों को क्या चीज दे के चले गए, क्या धन दिए हैं, ये मुझे उस समय पता चला। तो इस धन का पूर्ण रूप से लाभ उठाने के लिए पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा और उस आधार पर चलना होगा। यौगिक चिकित्सा द्रव्य गुण सिर्फ योगासन नहीं है, योगासन के साथ में मुद्राएं भी है, प्राणायाम भी है, साथ ही आपको कैसा आहार लेना है, आपको अपने लाइफ में कैसे रहना है, उस पे भी बताया जा रहा है। हर रोग में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन आसन करने हैं, टोटल चीज को बारीकी से बताई गई है। उस पद्धति पर अगर हम चल करके अपने ग्लैंड को ठीक करेंगे, अपने रोग को ठीक करेंगे, तो ये 100% ठीक होता है। लोग दावा नहीं करते हैं, लेकिन मुझको बहुत सारे लोग बोले कि जब आप क्लास देती हैं तो ये मत बोला कीजिए, आप कहीं भी देखिए हमेशा लिखा रहता है 99% आपको लाभ होगा। मैं यही बोलती हूँ, 99% क्यों मैं बोलूंगी, 1% क्यों खत्म करूंगी, क्योंकि मैं उसको अनुभव कर चुकी हूँ कि 100% वो बीमारी दूर होती है। तो मैं यही दावा करूंगी कि यौगिक चिकित्सा पद्धति के रास्ते पर चलकर हमें 100% लाभ होता है। ईमानदारी से आप टोटल चीज को फॉलो करिए। तो हम लोग का जो क्लास होगा उसमें सबसे पहले मैं क्लास लूंगी, अगला क्लास जो मेरा होगा वो मैं लूंगी सबसे पहले कि खाना हम जो खाते हैं उस खाने का असर हमारे बॉडी पे कैसे होता है, और वो हम खाना सही ढंग से उसको क्लीन नहीं करते हैं, जो पाचन की क्रिया हुई उसके बाद क्लीनिंग की क्रिया सही नहीं हो रही है, तो हमारे बॉडी में कैसे धीरे धीरे रोग होता है। आप देखे होंगे कि आप कोई भी बीमार से ग्रसित है, आयुर्वेद के अनुसार, यौगिक चिकित्सा द्रव्य गुण के आधार के अनुसार एक ही चीज हर बीमारी में बताई जा रही है कि आपके पेट में गंदगी है। हर बीमारी में आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, आपको गैस की बीमारी हो रही है, आपको यहाँ तक कि मौत जो जिसको कैंसर बोला जाता है ये बीमारी हो रही है। छोटे बीमारी से लेकर के बड़ा बीमारी, हर बीमारी में एक ही मुख्य कारण होता है, पेट की जमा गंदगी। ये हमारे जीवन में कितना बड़ा काल बनता है ये हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग खा रहे हैं, खाना खाए जा रहे हैं, दोनों तीनों टाइम सबको पता है कि 4 बार खाना है तो 4 बार तो खाते ही हैं, बीच में थोड़ा हल्का भूख लगता है तो उस समय भी ले लेते हैं। तो ये जो हम खाना खाए, क्या हम ये सोच रहे हैं कि उसको पाचन की क्रिया के बाद हम कितना क्लीन किए हैं, उस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। तो ये ध्यान देना हमारा आयुर्वेदिक जो क्लास होगा, इस क्लास में हम लोग इस पे ज्यादा जोर देंगे, क्लीनिंग पर। अगर हम अपने शरीर के टॉक्सिन को क्लीन करना शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बीमारी का कारण ही होता है हमारे बॉडी में किसी सेल में टॉक्सिन का जमा होना। अब ये टॉक्सिन क्या है, ये विष है क्या हमारे बॉडी में? विष हमारे शरीर में जमा अम्ल है। ये अम्ल क्या है? ये अम्ल हमारे बॉडी में जमा जो गंदगी है, उस गंदगी का जो धुआं है, जो एसिड है, वही वो विष है, वही वो अम्ल है, और वही हमारे बॉडी का टॉक्सिन है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा पूरा शरीर विषाक्त होता है और रोगग्रस्त होने लगता है। तो हम लोगों को सबसे पहले वो जमा जो गंदगी है
उसको खत्म करना है। वो खत्म होते धीरे 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 हमारे ब्लड में जो जमा जितना भी अम्ल है, जितना भी एसिड है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा और हम स्वस्थ होने लगेंगे। तो इस पद्धति के द्वारा हम लोग यही ट्रीटमेंट करेंगे कि हर रोग में आपके शरीर के अम्लों, दूषित अम्ल को, दूषित पार्ट को, दूषित ब्लड को कैसे ठीक करना है। तो उसके लिए हर बीमारी में हर आसन अलग अलग है, हर मुद्रा अलग है, हर प्राणायाम अलग है। क्योंकि जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल में आप लोग को मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के विषय में बताई, तो इस विषय में जो बताई जो रोग है, तो हम एक्यूरेट हमारा जो पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए हम आसनास बताएंगे, उसी पॉइंट के लिए योगा बताएंगे, मुद्रा बताएंगे। तो इस तरह हम धीरे 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 हर एक पार्ट को क्योर कैसे किया जाता है, इसके विषय में डिटेल चर्चा होगी। तो हम लोग का हर क्लास अलग अलग होगा, हर टॉपिक अलग अलग रहेगा। जितनी भी बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हैं जो बुक में दी हुई है, कुछ बीमारियां नहीं है दी गई है, लेकिन चूंकि हम लोग को पता है कि कौन सी बीमारी किस चक्र से रिलेटेड है, किस ग्लैंड से रिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास देते जाएंगे। कुछ बीमारी अगर रुकती है और कुछ आप लोगों के पास नई बीमारियां हैं जो हम लोगों के पास वो जानकारी नहीं है, तो आप बीमारी बताएंगे, अपना लक्षण बताएंगे कि उस बीमारी में आपको क्या हो रहा है, किस तरह के स्थिति आप में आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर हम लोग क्लास देंगे। मेरा जो विशेष क्लास होगा इसी टॉपिक पर रहेगा कि आपके बीमारियों को सूक्ष्मता से हम आपके बॉडी से कैसे निकालें, कितनी सफाई से उस बीमारी को हम क्लीन कर सकते हैं और हमारा आगे शरीर बीमार न हो, हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या क्या करना है, क्या उपाय करना है, ये सारी जानकारियां हमारे इस क्लास में रहेगी। तो इस क्लास में आप लोग का सहयोग पूरा रहना चाहिए, क्योंकि अगर जो क्लास में आ रहे हैं वो क्लास के हर एक चीज को अगर सही क्लियर रूप से नहीं समझ रहे हैं और अपना बता नहीं रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ पे अच्छे से समझ गया, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए एक्टिव होकर के क्लास में उपस्थित रहना जरूरी है और उसका नोट कॉपी में नोट बनाना बहुत जरूरी है। नोट आप बनाएंगे तभी जा करके आपको समझ में आएगा कि इस विषय में हमको इस बीमारी में किस तरह इलाज करना है। तो ये हमारा आज का ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। और जैसा कि मैं बताई कि भोजन का दादा समय हो तो मैं आगे बोलूं क्या? हाँ दीदी आप बोलिए, अभी आपके पास 15 मिनट समय है। 10-15 मिनट तो है, फिर बाद में मोक्षा दीदी बोलेंगे। जी, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा शुरुआत में बताती हूँ। जैसे बीमारी का जो मैं बता रही थी कि हम जो खाना खाते हैं, हम खाना खाए मुंह से, म्यूट हो गया आपका? हाँ हाँ फोन आ गया था। अच्छा अच्छा। हम जो भोजन लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण मुंह में जाते ही हमारी जो लार ग्रंथियां होती, जो सलाइवा हो जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर हम वहां पे चबाने की क्रिया नहीं करते हैं तो एक्टिवेट होकर के भी वो अपना स्राव नहीं कर पाता। तो वहां पे चबाने की जो क्रिया होती है, दांत में मुंह में जो चबाते हैं भोजन को, उस क्रिया के दौरान वो भोजन के साथ सलाइवा मिक्स होता है और जब वो मिक्स होकर के भोजन पेट में जाता है तभी हमारी जठराग्नि जलती है पेट की। वो जठराग्नि मतलब हमारी पाचन की क्रिया शुरू होती है। अगर हम लार के बिना ही भोजन भीतर ले गए, यानी कि बिना चबाए पेट में ले जाते हैं, तो वो जठराग्नि नहीं जलती और वो जलती नहीं है, तो जिसके कारण भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, पाचन की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती। जिस भोजन को पचने में 4 घंटा लगना था उसमें कई घंटा लगता है और कुछ भोजन बिना पचे ही उसी आंत में, हमारी ग्राह्य नलियों में सड़ना शुरू हो जाता है। वहां पे सड़ता है, सड़ने के बाद वो बाहर नहीं निकलता, पचने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन सड़ने के बाद वो जो भाग है अन्न का, वो हमारी नलियों में, हमारी जो ग्राह्य नलियां होती है उसके दीवार में चिपकना शुरू होता है। ये जैसे जैसे उसमें चिपकता जाता है, जैसे जैसे ये चिपकता जाता है, एक परत पर परत वो आवरण बनता है और नलियां छोटी होने लगती है।
यानी कि डाइजेशन की जो क्रिया हो रही है उसमें प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे वो पतली हुई और फिर वो जो दीवार में सटी हुई जो गंदगी है उससे सड़न शुरू होता है। सड़न होते ही उसमें से गैस निकलता है, वही गैस एसिड बनता है। वो गैस जैसे जैसे जो पार्ट में आपके जाता है, मान लीजिए पेट पर आया, पेट में आपको भारीपन होगा, पेट में जलन होगा, वही गैस ऊपर आता है, सीना पर आता है तो सीना में जलन होता है। कभी कभी वही गैस गले में आता है, मुंह पर आता है तो मुंह में पानी आना, खट्टी खट्टी डकार आना। यही कारण होता है कि आपकी नलियों में वो गंदगी सटी हुई है। वो नली को हम साफ कर दिए, ये सारा प्रॉब्लम खत्म। तो मेन हमारा यही उद्देश्य होता है कि जो हम भोजन किए, उस भोजन करने का जो प्रोसेस होता है वो सही तरीका से हम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा बीमारी जो होता है बॉडी में, वो बीमारी होना ही बंद हो जाएगा। हम अपने आप को स्वस्थ रखने का तरीका जान गए। तो ये तरीका सबसे पहला है भोजन चबाना, फिर भीतर ले जाना, और उसके बाद जो पाचन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पाचन की क्रिया शुरू हो गई। अब पाचन की क्रिया हो रही है, हम हमें जो खाना खाए हैं तीखा खाए, क्योंकि हम तो जीभ के पीछे भागते हैं। हमारे इंडिया में तो ज्यादा जीभ के ही पीछे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, आज ये बना दो कल वो बना दो, और हम तरह तरह के पकवान बना करके खाते हैं। जिसका जिसका नतीजा क्या होता है, जो हम भोजन लेते हैं, भोजन के आधे समय के बाद ही हमें पानी पीने की आवश्यकता होती है। कभी गला में सूखने लगता है, कभी हिचकी आने लगती है, कभी तीखा लगता है, तो हम पानी पीना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम आहार तो लिए, जठराग्नि जल भी गई, अग्नि जली, और पानी डाल करके उसे बंद कर दिए। जो आग जल रहा था उसे पानी डाल करके उसे बुझा दिए। तो अब ये जो बुझाने की जो क्रिया हम अपने आप जो किए, तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमारा भोजन पच हमारे भोजन पचने की क्रिया वहीं पर स्टॉप हो जाती है। अब वही सड़न शुरू होता है। इसलिए कभी भी भोजन करने के समय या भोजन के बाद में तुरंत हमको पानी नहीं पीना है। आप भोजन करने के पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भोजन करते समय आपको ये भोजन के लिए आप मान लीजिए, आपको कभी किसी किसी लोगों को होता है भोजन करते समय हिचकी बहुत चलती है, तो ऐसी स्थिति में आप नींबू पानी लीजिए, जूस रखिए अपने पास में, उसको साथ में पीते रहिए। वो आपके अग्नि को नहीं बुझाएगा, लेकिन पानी आपकी अग्नि को बुझाने की क्रिया करेगा। इसलिए पानी कभी नहीं पीजिए। पानी आपको लेना है 1 घंटा के बाद। 1 घंटा के बाद आप लेते हैं तो आपको क्या क्या फायदा हो रहा है, ये देखिए। आप जो भोजन किए हैं, वो भी भोजन आपके पेट का जो मशीन है, जो पाचन की क्रिया, मैं आप लोग को क्लास में ज्यादा कठिन शब्द का प्रयोग नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे क्लास में जरूरी नहीं है कि सारे साइंस के स्टूडेंट हो। बहुत सारे ऐसे भी साधारण लोग होते हैं जो स्कूलों में नहीं गए हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो उन लोगों के अनुसार मैं बता रही हूँ कि हमारा जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो पीसने की क्रिया होती है, जो पाचन की क्रिया होती है, तो ये जो मशीन पीस लिया भोजन को, हमारे पचा लिया, लेकिन अभी उसका मेन काम बाकी है। मेन काम कैसे शुरू होता है, जो 1 घंटा के बाद जो हम पानी पीते हैं उसमें अब वो घुलता है। घुलने के बाद वो जो क्रिया शुरू होती है, उसी में आपका ब्लड में शोषण की जो क्रिया होती है, अवशोषित करने की क्रिया जो होती है, और जो निकालने की जो क्रिया होती है, यही पानी के मिलने के बाद होता है। तो भोजन करने के 1 घंटा के बाद जब पानी पीते हैं, तब वो क्रिया अच्छे से सुचारू रूप से होती है, और आपका डाइजेशन अच्छे से हुआ, और निष्कासन भी अच्छे से होगा। आपको कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। दूसरा सबसे ज्यादा आजकल का क्या है कि खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं दुबला पतला हूँ, ठीक हूँ, फिट हूँ, लेकिन पेट निकल रहा है। पेट निकलने का जो मेन कारण होता है यही होता है, भोजन करते वक्त पानी पीना, भोजन करने के बाद पानी पीना। एक बार में 1 लोटा भर करके पानी पी लेना। प्यास ज्यादा लगती है, हम बहुत सारा पानी गट-गट पीते रहते हैं, तो वो ज्यादा पानी का एक साथ पीना, वो भी हमारे पेट निकलने का कारण होता है। कभी भी पानी आधा गिलास से एक बार में ज्यादा नहीं पीना है। एक बार में आधा ग्लास पानी पिए। और पानी पीने का सही तरीका क्या होता है, मुंह में पानी रखे, जैसे हम लोग कुल्ली करते हैं,
ऐसे मुंह में घुमा के अगर हम पानी पीते हैं तो आपकी किडनी जीवन में कभी भी फेल नहीं होगी। और जिनकी किडनी खराब हो चुकी है, वो किडनी के रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे, उनका किडनी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो ये पानी का पीने का तरीका अगर सही हम कर लिए, भोजन करने का तरीका सही कर लिए, तो हम अपने शरीर के कई पार्ट को मजबूत बना देंगे। जैसे हम भोजन का जो तरीका बताएं, इसमें हमारा कौन पार्ट मजबूत हो रहा है? हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है लीवर, जिसपे सारा बोझ रहता है हमारे पाचन का, वो मजबूत रहेगा, क्योंकि उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जब हम सही रूप से सही ढंग से भोजन के पहले 1 गिलास पानी, आधा गिलास पानी पी लिए, फिर भोजन कर लिए, लार के साथ पेट में भोजन ले गए, फिर भोजन के 1 घंटा के बाद पानी पीते हैं, तो हमारे लीवर पर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो आपका हमेशा यंग रहेगा। कई बीमारियां लीवर खराब होने से होता है, और कई बीमारियां ही नहीं, आप अब जब क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा। मेन कारण हर बीमारी का होता है पेट में जमा कब्ज, लीवर का खराब होना, लो ब्लड प्रेशर, ये सारा मेन रीजन होता है आपकी बीमारी का। तो ये जो चीज को हम पहले से ठीक करके फिट करके रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये हम लोग का क्लास में यही यही सारी चीजें बताई जाएगी। प्राय सारी बीमारियों में, कुछ बीमारी जो है अलग रहती है, लेकिन प्राय सभी बीमारियों में इसी तरह का ट्रीटमेंट होगा। पेट को ही ठीक करने की बात बताई जाएगी। तो आप लोग को अपने कॉपी के साथ, नोट कॉपी के साथ रहना है, ताकि आप लोग जो चीज नहीं नोट कर पाए या फिर दादा जैसे वीडियो डालेंगे, उसमें से आप अपना नोट बना लेंगे और उसको अच्छे से लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में परीक्षा भी होगी। उस परीक्षा में आप लोग को उत्तीर्ण भी होना है। उसके बाद ही आप लोग को यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा कि अब आप शिक्षक हो चुके। इस क्लास में मैं कुछ और भी टिप्स दूंगी। जैसे हम विद्यालयों में जाते हैं, क्लास कैसे लेना है, शुरुआत में अपना उस इस क्योंकि क्लास तो प्राय लोग स्कूल में ही टीचर बनेंगे, तो स्कूलों में ही क्लास देने जाएंगे। तो स्कूलों में अपना आकर्षण कैसे बनाना है अपने विद्यार्थियों के बीच, आज विद्यार्थियों की क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, उनकी मानसिकता के अनुसार हमें क्या क्या क्लास में चाहिए लेने के लिए, वो सारे टिप्स भी दिए जाएंगे। तो ये हम लोग का क्लास होगा, उस क्लास के सिलेबस के अनुसार मेरा जो क्लास है वो मैं आप लोग को बीच में बताई हूँ। अभी मोक्षा दीदी भी हम लोग के बीच आएंगी, वो किस तरह से क्लास लेंगी आप लोगों का, वो अपनी जानकारी देंगी। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आपने अच्छे तरीके से बताया, और इतने कम समय में आपने इतना बढ़िया से प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। अब मैं योगाचार्य मोक्षानंद दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि वो जो क्लास उनको लेना है प्रैक्टिकल योगिक चिकित्सा और बाकी योगा बायोसाइकोलॉजी, जो मैं आप लोगों को जो थ्योरी अभी तक पढ़ा रहा था और उसको प्रैक्टिकल करने की जो कोशिश कर रहा हूँ, तो वो क्लास लेंगी। बीच बीच में मेरे को भी कोशिश करूँगा कि मैं भी समय निकाल के लूँ क्लास। सुबह में तो मैं सैनिक स्कूल तिलैया के लिए अपना डेडिकेट किया हमने समय 6:30 बजे का। तो उसमें जो लोग फिटनेस के लिए बिल्कुल आना चाहते हैं वो तो स्वागत है उनका। मैं रोज डालता हूँ कि आप लोग आइए सुबह 6:30 बजे 1 घंटा के लिए अपना। तो उसके बाद ये योग चिकित्सक बनने के लिए जो आपको सीखना है, तो सप्ताह में 2 दिन हम कराएंगे आपको प्रैक्टिकल, थर्सडे और सैटरडे। तो वेलकम टू मोक्षा दीदी। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। जी नमस्कार सभी को। आप लोगों ने सुना सब योग के बारे में और आयुर्वेद के बारे में। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ एक कि योग जो है, योग की हम परिभाषा करते हैं
तो योग सबको पता है, मिलन। तो योग जो बताया जाता है कि जीव का परमात्मा से मिलन। तो संयोग योग इत्युक्तः जीवात्मा परमात्मा। योग हमें क्या बताता है, जैसे जीव का शिव से मिलन होता है तो जीव की जो स्थिति है और शिव की जो स्थिति है वो दोनों स्थितियां अलग अलग है। तो जीव को जब शिव से मिलना है तब उसको शिव बनने के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करनी होगी। और शारीरिक, इसके लिए आपको क्या करना है, तो जब आपको मिलन करना है तो शरीर जो आप देखेंगे कि अभी तक साइंस में इतना मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है और इतना साइंस डेवलप हुआ है, लेकिन ह्यूमन बीइंग जो है अभी तक मतलब जो साइंटिस्ट है अभी तक ह्यूमन बॉडी नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो है हम लोग अभी भी एक पूर्ण रूप से मतलब जान नहीं पाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और उसका साइंस क्या है। तो हमें शारीरिक तौर से, जैसे ह्यूमन बॉडी में मानसिक विकास हुआ है हमारा, मानसिक और जो मस्तिष्क का विकास हुआ है, तो उसी तरह हमें शरीर में हमारा भोजन मतलब आहार से शुरुआत करके हमारा जो आहार है उस तरह से उसका सुधार करना पड़ेगा। इसीलिए योग में बताते हैं कि आपका आहार जो है सात्विक आहार रहेगा। सात्विक आहार मतलब आपका जो है शाकाहारी आहार रहेगा। तो आप देखेंगे कि हम जो निसर्ग में भी जो शाकाहारी और मांसाहारी लोग हैं, जो जीव है, मैंने पशु पक्षी जो है, वो कितना सहजता से अपने शरीर को और मानसिकता का पालन करते हैं। लेकिन मनुष्य ही जो है कि वो सहजता में नहीं रहता है। अपना जो भगवान ने जो माइंड दिया है उसको कैसे ट्रिकली मतलब कैसे अपने हिसाब से अपने वृत्तियों से यूज़ करता है। जैसे आप देखेंगे कि गाय शाकाहारी है तो अपना भोजन जो है शाकाहारी यानी घास ही खाती है, और शेर, सिंह, लायन और जो कार्निवोरस है वो मांसाहारी जो है तो वो मांस खाते हैं। तो इतना मतलब जो पशुओं में भी एक नैसर्गिक अवस्था आती है और वो नैसर्गिक ही रहते हैं, लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। तो मनुष्य में आप नैसर्गिक देखेंगे कि एक लायन जो है और एक गाय जो है साथ में नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते। लेकिन जब यही, क्योंकि ये दोनों माइंड है और ये दोनों माइंड अलग अलग है। आप देखेंगे कि एक गाय का माइंड अलग होता है, एक शेर का जो लायन का माइंड है और सिंह का माइंड है अलग होता है। लेकिन जब मनुष्य में जब इन्हीं का जब प्रोसेस बढ़ता है, मतलब इन्हीं में इसी माइंड में जब डेवलप होता है, तो नेचुरली इनको ह्यूमन बीइंग का माइंड मिलता है, ह्यूमन बीइंग का शरीर मिलता है। तो जब इसी माइंड को मनुष्य शरीर मिलता है तो नेचुरली क्या होगा, इन दोनों की वृत्तियाँ अलग अलग होगी। जैसे कि एक गाय के जो माइंड है उसको शरीर मिलता है तो वो सात्विक रहेगा, शांत रहेगा और वो सहयोगी होगा दूसरों के लिए, नेचर के लिए। लेकिन एक लायन को शरीर मिलता है तो वो भी सहयोगी होगा, लेकिन उसमें जो वृत्तियाँ होगी, जैसे आपने देखा कि एक राजा है तो उसके एटीट्यूड जो है वो अलग होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी वृत्तियाँ अलग होती है। वो भी समाज के लिए काम करता है, वो भी सहयोगी बनता है। लेकिन एक शेर की जो वृत्तियाँ हैं वो अलग होती है, क्योंकि वो जो है सत्ता यानी अपना जो माइंड है वो क्या मतलब दूसरों को सप्रेस, मतलब दूसरों को उसको ये भी करना है, हेल्प भी करना है, लेकिन उसके माइंड के लिए क्या होता है कि वो प्रेशर डालता है दूसरों पे।
दोनों के माइंड में क्या फ़र्क है कि एक जो माइंड है वो किसी पे प्रेशर डाल रहा है और जो गाय का माइंड है वो सहयोगी बन रहा है ना। तो नेचर में हम लोगों को क्या है, योग का मतलब, योग मतलब जो शिव से मिलन है वो कोई शरीर नहीं है। आप जब देखेंगे कि हम बोलते हैं मूर्ति पूजा क्या है, कि हम देखेंगे हम साधना निराकार की करते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भगवान शरीर रूप में आए, मुझे गाइड करे, मुझे मार्गदर्शन दे। ये नहीं होगा, क्योंकि भगवान कौन है, माइंड क्या है। जब यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं, कॉस्मिक माइंड बोलते हैं, तो कॉस्मिक माइंड क्या है, कॉस्मिक माइंड है एक पूर्ण माइंड। हम बोलते हैं ना अद्वैत और द्वैत, तो जो अद्वैत सत्ता है वो हमेशा से थी, है और रहेगी। वो निराकार और निरंतर सत्ता है, और वह उस सत्ता में मिलना ही योग है। तो वो कैसे मिलेंगे, जब माइंड हम लोगों का निराकार है, लेकिन हम आए हैं शरीर रूप में, और हम अपने आप को समझते हैं कि मैं शरीर हूँ। क्या हम सोचते हैं कि मैं घर हूँ, क्या हम सोचते हैं कि मैंने जो कपड़े पहने वो मैं हूँ। तो हम लोग क्यों सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, हम लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा जो स्थायी अस्तित्व है, एक आत्मा का जो स्थायी अस्तित्व क्या है, शरीर है। अगर शरीर नहीं रहता है तो वो क्या वो हो जाता है, विदेही हो जाता है ना। और विदेही जब हो जाता है मतलब शरीर में क्यों आना चाहता है वो, क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं, है ना, उसकी इच्छाएं हैं, और उसकी जो डिज़ायर्स है, जो भी उसको इच्छा है करने की या कुछ भी ये करने की, इसीलिए वो शरीर में आना चाहता है। और इसीलिए इस जगत की जो हमारा ये यूनिवर्स है, विजुअलाइज, है ना, जो ये विजुअलाइज मतलब ब्रह्म है, उसे उसमें आके वो सहयोगी बनना चाहता है, या जो भी अपना जो योगदान देना चाहता है, या जो भी अपने एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को जीना चाहता है। तो आप देखेंगे कि यह अस्तित्व हर यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में हर अस्तित्व अपने माइंड से बना है। तो एक चींटी भी जो है, या एक अमीबा भी देखेंगे कि वन सेल अमीबा भी, उसका जो माइंड है, इसीलिए उसको वो शरीर मिला है ना। तो इसीलिए हम लोग जो है, यानी जब आप देखेंगे कि पशु पक्षी भी सहयोगी है निसर्ग के लिए। उनको जितना मतलब उनको जितना भक्षण करना होता है वो उतना ही करते हैं। जैसे शेर को खाने के लिए उसके माइंड के अनुसार वो खाता है, तो उसको जितना चाहिए उतना ही वो खाता है। वो ये नहीं है कि सभी लोगों का शिकार करके वो इकट्ठा रखता है, लेकिन मनुष्य ही जो है कि वो पूंजीवादी की तरह इकट्ठा करके रखता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो वृत्तियाँ हैं हमारी, है ना, ये इसी वजह से होती है। और ये वृत्तियाँ क्या है, तो ये जो वृत्तियाँ हैं वही हमारा जो शरीर है जो डेवलप हुआ। योग में यही बताया जाता है कि एक जैसे साइंस में आपको पूरी टेक्नोलॉजी बताई जाती है, इसी तरह से हमारा शरीर एक टेक्नोलॉजी ही है और कुछ नहीं है। तो हमारा जो अध्यात्म है ये भी साइंस ही है एक तरह से, और ये सूक्ष्म साइंस है। तो ये इसी तरह से आपको समझना है कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी में ये जो प्लेक्सस है, जो चक्रास है, 7 चक्रास, 9 चक्रास, जो सूक्ष्म चक्रास है ये है। और हमारी जो सृष्टि, हर अस्तित्व जो है 5 एलिमेंट से बना है, 5 तत्वों से। तो हमारा जो शरीर है मनुष्य का वो भी 5 तत्वों से बनाया है। और इसी स्पाइनल कॉर्ड में जो सूक्ष्म प्लेक्सस है वो है, जो कि मतलब वो आपको दिखेंगे, ये ऑर्गन्स नहीं है, तो ये सूक्ष्म सत्ता है। जैसे आपको बोलेंगे कि आत्मा दिखाइए, तो आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म में कितने सारे जन्मों के संस्कार है। तो ये क्या है, तो ये बहुत ही सटल, मतलब सटल साइंस से भी परे है कि आप इसको नहीं समझ सकते। तो आपको यही है जो ये सुविधा है योग की, यही आपको सहजता से उपलब्ध है। जैसे सूरज की रोशनी है,
सहज सर्वत्र है। उसी तरह से परमात्मा परम पिता जो हमारे हैं वो सहज सर्वत्र है। तो उसको हम कैसे सहज करें, कैसे सहज अनुभव करें हमारी, क्योंकि इसमें क्या आड़े क्या आता है कि हमारी वृत्तियाँ, कि जैसे किसी को अहंकार है, किसी को लज्जा है, किसी को पिशुमता है, किसी को आलस है, तो इसी वृत्तियों को हम हावी हो जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं देख पाते हैं। हम हमारे संबंधों में कुछ नहीं देख पाते हैं। हम बोलते हैं ये मेरी बेटी है, लेकिन हम बहुत जगह बहुत समय में आप देखेंगे कि पेरेंट्स हावी हो जाते हैं कि नहीं ये करना, नहीं ये वो नहीं करना। हम बोलते हैं हमारे हस्बैंड है, लेकिन वो अच्छे चाहते हुए भी अपनी वृत्तियों पे ये नहीं होते हैं। हम बोलते हैं हमारा परिवार है, लेकिन हमारी वृत्तियों से हम एक दूसरे को क्या सहयोग दे पाते हैं? तो इसी तरह से हम लोगों को हमारे मतलब पूरे शरीर रूप से हम लोग स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ है, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ है। सिर्फ हम लोगों को एक दूसरे को सहयोग देना है। तो सहयोग मतलब ये सहयोग आपको ये जानना होगा कि शिव क्या होता है और जीव क्या होता है। तो इसीलिए जब हम शरीर रूप में कि आप देखेंगे कि कितना सहज है ये। आप मतलब मनुष्य को आप बोलेंगे कि आँख में आप मिट्टी डालो, तो कोई भी बच्चा मिट्टी डालेगा, कोई भी व्यक्ति मिट्टी डालेगा। क्रूर से क्रूर व्यक्ति, आदमी भी जो ड्रग एडिक्ट्स है और कोई भी जो शराब पीता है, वो भी अपने आँखों में अपने कान में मिट्टी नहीं डालेगा। लेकिन आप बोले कि आप खाइए, तो खाइए में प्लास्टिक नहीं खाएगा, मिट्टी नहीं खाएगा, लकड़ी नहीं खाएगा, लेकिन जंक फूड ज़रूर खाएगा, पेप्सी ज़रूर पिएगा, शराब ज़रूर पिएगा। और इतना आप देखेंगे कि घरों में मतलब इतना व्यक्ति एम्बिशियस होने से आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति एम्बिशियस अपना मतलब हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, यह हमें समझकर और हमारा सहयोग क्या है। तो ये भूमिका हमें जान के और हमें सहयोग देना होगा अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने बच्चों को। आप देख रहे हैं अभी कि परिस्थितियाँ कितनी गंभीर होती जाती है। हम अपने बच्चों को भी समय नहीं देते हैं, हम अपने परिवार को समय नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एम्बिशियस है, हमें अपने आप को बनाना है। ये अपने आप को क्या बनाना है? कहाँ ये सिर्फ रस्सी खींच के आप कॉम्पिटिटिव जगत में आपको भागना है। अपने समाज में आपको बड़ा बनना है, नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, पैसा कमाना है, प्रसिद्धि कमानी है। और जब आपका शरीर नहीं रहेगा तो ये क्या होगा? ना आपका अस्तित्व रहेगा, ना कुछ रहेगा। आप देख रहे हैं आपके हायर कॉम्पिटिटिव नेचर से आपका जो परिवार है वो बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आप देखेंगे कि एक एक्ट्रेस, अभी देख रहे हैं आप न्यूज़ देख रहे हैं, अब मैं सुनाती नहीं हूँ न्यूज़, एक्टर एक्ट्रेसेस के जीवन कितने खराब होते हैं, हमारे अपने जीवन कितने खराब हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, घरों में समय नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनको कैसी लत लग जाती है। फिर अभी जो 2 साल लॉकडाउन हो रहा है, हम लोग सभी लोग टेक्निकली ऑनलाइन हैं, तो इसके भी कितने बुरे असर होते हैं। लोग बच्चे जो है यूट्यूब से देखते हैं, यूट्यूब में किस तरह से इजीली सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें मतलब हम लोगों को ड्रास्टिकली ये समझना होगा। हमने हमारे बच्चों को हम लोगों को समझाना है कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कैसे हमारे जीवन का लक्ष्य अपने आप को बनाते हुए हमें कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य कहाँ है।
तो हमारा लक्ष्य जो है, आप देखेंगे साइंस में इतने सारे इंफॉर्मेशंस मिलते हैं कि एक सूर्यमाला है जो सोलार सिस्टम में, एक सोलार सिस्टम में सभी जो प्लैनेट्स हैं वो एक सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, है ना। और फिर गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज में हज़ारों सोलार सिस्टम्स हैं, हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं पहुंच रहे फिजिकली, लेकिन मेंटली हम लोग, जैसे अध्यात्म में बताया गया है कि आप देखेंगे कि सभी दर्शनों में बताया है कि परमात्मा एक ही है, माइंड एक ही है। तो माइंड एक का मतलब क्या है कि सहज स्थिति में आप जब आंख बंद करते हैं तो आप जो जीव है, यूनिट माइंड है, वो कॉस्मिक माइंड में मिलता है। तो इसकी बस एक सहज प्रोसेस है। और जो ये प्रोसेस नहीं भी जानता है, जो संत आप हो गए हैं, जब मतलब आप देखेंगे 1917-13 में, और जो भी आगे पीछे जो संत हुए हैं, अगर वो मतलब मेडिटेशन का प्रोसेस नहीं भी जानते हैं, सिर्फ नाम स्मरण में उनकी जो मानसिकता है वो कॉस्मिक लेवल पे जाते हुए वो मर्ज हो गए हैं कॉस्मिक माइंड में। तो ये कैसे हुआ है? क्योंकि ये कॉस्मिक, आपके माइंड का परिवर्तन कॉस्मिक माइंड में हो गया है। और जैसे ही परिवर्तन हो जाता है तो आप अपने शरीर को नेचुरली सूक्ष्म सत्ता को आप खाना भी सूक्ष्म ही हो जाता है आपका मन जैसे ही जिज्ञासु हो जाता है ना, तो आपका खाना सूक्ष्म हो जाता है, आप शाकाहारी भोजन ही पसंद करते हैं और आप उसी प्रयास से चलते हैं, और फिर आपका आचरण सही हो जाता है। और आप देखेंगे कि आपकी जैसे वृत्तियां हैं, डिजीज़ क्या है, आपके जैसे वृत्तियां हैं वैसे ही डिजीज़ है। कोई ग्रीडी है, कोई लोभी है, तो उसकी वृत्तियां भी वैसी ही हैं। अब जो कोई ग्रीडी है, जो ग्रीडीनेस है, लोभीनेस है, ये है अनहद चक्र की क्वालिटी, अहंकार, दंभ, अहंकार, विवेक, है ना। अनहद चक्र की क्वालिटी क्या है? ममता, विवेक, आशा, चेष्टा, चिंता, दंभ, अहंकार, वितर्क और कपटता, लोलता, विकलता, अनुताप, ये सब अनहद चक्र की वृत्तियां हैं। तो ये वृत्तियां जैसे ही रहेगी, जैसे ही अहंकार तो थोड़ा सा होना ही है, ये वृत्तियां भगवान ने क्यों दी है हमारे शरीर में? क्योंकि उसका, जैसे हम लोग किचन में चाकू यूज़ करते हैं, तो उसका सही उपयोग होने के लिए, चाकू नहीं रहता है तो हम लोग सब्जी नहीं काट पाते हैं और किसी भी तरह खा पाते हैं, है ना। तो इस चीज़ों का उपयोग सही इस्तेमाल करने के लिए हमारी जो बुद्धि दी है उसका विवेक रूप से इस्तेमाल करें। तो यही वृत्तियां हैं कि जो हमारा अहंकार, दंभ और वितर्क, यानी आपको इतना नॉलेज है लेकिन आप आर्ग्यूमेंट में, क्रिटिसाइज में, अगर वो छोटी छोटी चीज़ों में भी आप वितर्क करने लगे तो आपका जीवन एकदम नर्क की तरह हो जाएगा। आप ज़्यादा लोभ करें, जैसे आपके पास आपके पर्याप्त चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, तो आप उसको इकट्ठा क्यों करेंगे? आप दूसरों को देने में सहयोग करेंगे। तो ये जो लोभीता है, जैसे सिर्फ खाने पीने की नहीं है, जो लोभी, आप देखेंगे कि लोभी लोग कुछ भी होता है, जैसे प्रॉपर्टी का लोभ होता है, पूंजीवाद व्यवस्था क्या है, तो ये पूंजीवाद व्यवस्था, कैपिटलिज्म, तो ये कैसे हावी हो रही है दुनिया में, तो यही ये वृत्तियां हैं। और इस वृत्तियों को एक यूनिट माइंड कैसे करता है? एक जब व्यक्ति सुधरेगा तो वही अपने परिवार में स्वस्थ बनाएगा, तो वही परिवार जो है समाज में स्वस्थ बनाएगा। तो यही हम लोग जो है, यही सीखना है हमें योग में कि सबसे पहले जो है ह्यूमन माइंड को, हम लोग सोचते हैं कि माता पिता से बच्चे बनते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। माता पिता सिर्फ शरीर देते हैं, है ना। और ये भी नहीं है, मतलब आप देखेंगे कि ये सभी रहस्यमय स्थिति है कि बच्चे को जो माइंड भी है वो उसके संस्कार और प्लस
ये सभी स्थिति एकदम मिस्टीरियस हो जाती है और इसे हम लोगों को समझना है। और यही जो है ये योग में हम लोग सिखा रहे हैं कि हम जो हमारे जो अस्तित्व है वह हम कैसे विश्वासपूर्ण, यानी हमारा कुछ भी जो ह्यूमन माइंड है हमारा एकदम निग्लिजिबल है यूनिट माइंड को। जैसे कि समंदर में एक H2 आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड और ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड, एक जो एटम्स में एक पानी की पूरी ये रहती है, और जब वो पानी जो है समंदर में मिल जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसी तरह से जीव का शिव में मिलन होता है, उसका कोई भी जो है कॉस्मिक माइंड में जब मिल जाता है तो पूरी तरह से कॉस्मिक हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। और ये जो छोटी सी हम लोग जो यूनिट माइंड है उसमें इतना अहंकार है, इतना वितर्क है, ये एकदम निग्लिजिबल चींटी से भी मतलब नगण्य है। और इस यूनिट माइंड में हम लोगों की जो मतलब भगवान ने जो हमारे पास मतलब सेंसेस दिए हैं, इस सेंसेस से हम लोग पूरी दुनिया देख पाते हैं, पूरा अंदर का हम लोग अस्तित्व देख पाते हैं और उन कॉस्मिक माइंड से जुड़े रहते हैं। और यही जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन मतलब ध्यान में जब आप तो स्मरण करते हो भगवान का, तब आपका माइंड शांत हो जाता है। तो उन्हें पता है, कॉस्मिक माइंड को पता है, कॉस्मिक माइंड आप हर यूनिट माइंड से जुड़ा है और हर यूनिट माइंड में वो सभी व्यवस्था है। आप देखेंगे कितना भी क्रूर व्यक्ति हो, उसे अपनी अच्छाई का और बुराई का पता है, उसे पता है क्या अच्छा करना है क्या बुरा करना है, लेकिन फिर भी वह बुराई का हावी हो जाता है और वो बुराई को सिलेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह अपनी वृत्तियों पे हावी है, अपनी वृत्तियों पे ये। लेकिन आप देखेंगे जब वाल्मीकि ऋषि थे तो वाल्मीकि ऋषि क्या थे, वह भी एक मतलब क्या उसके दरोड़े को मतलब गुंड थे। तो उन्होंने भी अपने परिवार के लिए मतलब उनको जब कुछ नहीं मिला तो लोगों को मार कर और ये कर लेकर अपना परिवार चलाते थे। और जब नारद मुनि आए कि ये क्या कर रहे हो, जब नारद मुनि को भी उन्होंने मारने की कोशिश की, तब वो बोले कि क्या कर रहे हो ये, तो बोले कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि बोले कि आप अपने परिवार से पूछिए कि क्या ये सहयोगी मतलब आप सहमत हैं वो आपका ये ऐसा देना। तो जब परिवार ने मना किया तब वो वहाँ से निकले। तो व्यक्ति को सभी को समझ है कि क्या सही करना है क्या नहीं करना है। आपको सही और सही करते हुए सहयोग देना है। ये नहीं है कि आपको परिवार को छोड़ना है। आप कहीं पे भी जाए, आप साधु भी बने सन्यासी भी बने, आप ऑरेंज डेज भी जाए, लेकिन आप ह्यूमन बॉडी में ही रहना है, आपको खाना खाना ही है, आपको वहाँ पे भी किसी से मिलना ही है, बात करना ही है। तो ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कैसे आप अपनी वृत्तियों पे संयम होते हुए कैसे व्यवहार में संतुलन रखना है, दूसरों का सम्मान करना है, यही सहयोग हम लोगों को देना है। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक पल में आप कितना दिन जिएंगे, कितने घंटे जिएंगे, ये भी आपको पता नहीं है। तो जब तक हम जी रहे हैं तब तक हम अपने आप को शरीर से स्वस्थ रखें, मन से स्वस्थ रखें और अध्यात्म से स्वस्थ रखते हुए दूसरों को, सभी निसर्ग को, सभी को, मनुष्य को, अपने परिवार को, सभी को सहयोगी बने, योग में रहें और सहयोगी बने। यही मैं सभी से यही है हमारे मतलब योग में कि आप, और ये जो है अष्टांग योग में क्या आता है, आप देखेंगे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो ये अष्टांग योग में ये जो 8 अंगों में डिवाइड किया है कि आपके शरीर में यम नियम में, यम में आप दूसरों से समाज से कैसे व्यवहार करेंगे,
नियम में आप अपने साथ, अपने शरीर, मानसिक और अध्यात्म के साथ कैसे रहेंगे। यम नियम आसन, उसके साथ जैसे हमारी बॉडी सिस्टम में, स्पाइनल कॉर्ड्स में जो प्लेक्सिस से चक्र हैं, उनकी वृत्तियों पे ही आसन जो है, सभी आसन जो है ग्लैंड रिलेटेड है। तो इसका रिसर्च भगवान शिव ने किया और ऋषि पतंजलि ने उसको प्रचार किया। उन्होंने अपने आप में मतलब एक संशोधन करते हुए लोगों को उपलब्ध बनाया। तो ये हम लोगों को बाबा आनंद मूर्ति ने और जो दुनिया में जितने गुरु हैं उन्होंने इनको सहयोग दिया है, योग दिया है। तो जो ये है, तो इसमें हम लोगों को यही है जो मतलब आसन में सभी आसन जो है ग्लैंड रिलेटेड है। फिर प्राणायाम है। प्राणायाम जो है हमारे 10 वायु रहते हैं, 5 अंतर्वायु और 5 बाह्य वायु। तो इसमें हमारी जो बॉडी सिस्टम है, हमारा जो ब्लड है, वो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, वो ज्ञान वायु से ही होता है। तो ये जो हमारे अंतर्वायु है, अपान है ना, अपान, समान, उदान, प्राण और व्यान, और जो 5 जो एक्सटर्नल वायु है, नाग, कूर्म, कृपुर, देवदत्त और धनंजय। तो इसी से ये 10 वायु से हम जुड़े हुए हैं, है ना। आप देखेंगे कि सृष्टि में स्पेस यानी स्काई तत्व जो है सभी जगह है, फिर वायु है, वायु तत्व है, और फिर अग्नि तत्व है। जैसे हमारे पेट में अग्नि रहता है, उसे ज़रूरत है, आपका खाना कैसे पचेगा। और जो है जल और पृथ्वी तत्व। तो यही तत्व हमारे शरीर में, यूनिट माइंड में और कॉस्मिक माइंड में काम कर रहे हैं। तो वही जब आंखें बंद कर लेंगे तो वही कॉस्मिक माइंड आप अपने भीतर भी देख सकते हैं, और वही शक्ति आप अपने अनुभव करेंगे योग के द्वारा। तो ये जो विज्ञान है वो इतना सहज उपलब्ध है, इसे हमें अपनाना है, सीखना है, समझना है। यही हमारी योग क्लास में और आयुर्वेद की क्लास में होगी। तो धन्यवाद। मोक्षा दीदी ने बहुत सारगर्भित मतलब योग के गुण विषय को उन्होंने टच किया। यानी जो आज तक जो हम आपको बायोसाइकोलॉजी बताते रहे, और मैं एट ए ग्लिम्स मतलब आपको जो नए लोग हैं उनको जस्ट दिखाता हूँ कि क्या हम लोगों ने अभी तक मतलब पढ़ाया। जैसे कर्नल रामानंद जी हैं हमारे साथ, जो रेकी मास्टर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग। ये देख सकते हैं कि ये जो कुछ भी हम लोगों ने अभी जो मोक्षा दीदी ने जो बताया, ये योगा बायोसाइकोलॉजी और ये अष्टांग योग, और इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग जो देंगे उसका उन्होंने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आधार बताया। क्योंकि अभी तक योग को हम सिर्फ आसन और प्राणायाम, ये जो 2 दिख रहा है यहाँ, यही पॉपुलर है। प्रत्याहार भी हम नहीं जानते हैं क्या होता है। और फिर ये धारणा, ध्यान और समाधि, ये 4, 5वां, 6ठा और 7वां, 8वां, ये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको हम अंतरंग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये बहिरंग योग है। यम नियम में भी बहिरंग कहने के बाद भी यह हमारी अंतरंग मतलब अंतरंगता, जो इंटरनल साइको स्पिरिचुअल पैरेललिज्म जो चाहिए, जिसके बारे में आज मोक्षा दीदी ने एकदम भाव के साथ आज प्रस्तुत किया। तो यह बहुत अच्छा समन्वय रहेगा हम लोगों का कि आप ये जो वृत्ति संस्कार के आधार पर जो ये अष्टांग योग जो आप सीखेंगे प्रैक्टिकल, और उस प्रैक्टिकल में आप जो फिर चक्रास का, ग्लैंड्स का जो कोरिलेशन आप आप इसके ग्लैंड्स के कोरिलेशन, फिर उसके बाद ये जो 50 पूरे जो वृत्तियां हैं,
जिसको बड़ा पॉपुलरली महर्षि पतंजलि के नाम से आज जाना जा रहा है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। लेकिन बहुत कम लोग, ये अष्टांग योग के प्रैक्टिशनर्स भी इन 50 वृत्तियों को व्यवहारिक रूप से नहीं जानते कि कौन से चक्र में है। जैसे ये मूलाधार चक्र, और फिर मूलाधार चक्र के साथ जुड़े हुए आसनास, मुद्रा, बंध, प्राणायाम, स्वादिष्टान चक्र से जुड़े हुए फिर आपकी कौन सी ग्लैंड है, फिर उस ग्लैंड को ये करना, जिसको कि प्रैक्टिकली वो मोक्षा दीदी सिखाएंगी और मैं भी साथ साथ क्लास लूँगा। और हमारे कुछ इसके मेडिटेशन के लिए हमने फ्राइडे खाली रखा है, जिसमें हम बीच बीच में काफ़ी प्रबुद्ध जो सीनियर आचार्याज जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने इस साधना पद्धति पे एक विश्व स्तर पे एक बहुत ऐसी स्थिति प्राप्त किया हुआ है, उस पर हम मेडिटेशन करेंगे। रेगुलर भी अगर लोगों की इच्छा हुई तो हम लोग मंडे टू सैटरडे यह जो कोर्स बन रहा है इसको हम लोग ये करेंगे। तो इस तरह से देखिए, अनाहत चक्र पर आपको बात कर रही थी, तो अनाहत चक्र का देखिए कितना है कि हम इसको यहाँ से ह्यूमन चक्र शुरू हो जाता है। आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दम्भ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप। अब इसमें देखिए यहाँ भी एनिमल इंस्टिंक्ट बचा हुआ है। जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, फूड, फियर, स्लीप एंड सेक्स आर द 4 प्रोपेंसिटीज ऑफ द एनिमल। वो एनिमल इंस्टिंक्ट यहाँ से समाप्त होता भी है, फिर भी हम इसके कारण जो आज बता रही थी कि क्या हम आज कर रहे हैं जिससे हम अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। अपने हार्ट चक्र से मन को नीचे नहीं जाने देना। और आपका ये अनाहत चक्र किस तरह से, इसमें जो आपकी अलग अलग ये जो आसनास, प्राणायाम, मुद्रा, बंध है, हस्त मुद्राएं हैं, इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे। फिर इसकी जो बिगड़ी हुई चीजें हैं, यानी कि हम ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग ज्ञान देने के लिए आ गए हैं। जो लोग का शरीर बिगड़ गया, जैसे आपको वंदना दीदी ने कहा कि अगर आपको किडनी फेल भी हो गया तब भी आप वापस उसको ठीक कर सकते। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके साथ कि आई बिलीव कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज आप लोग गूगल कीजिए डॉक्टर जी पारीख, ठीक है, और वो व्यक्ति आज 97 इयर्स के हैं, 98 के होने वाले हैं, और उनको हमने पिछले 15 साल पहले ये सारी जो विद्या थी, ही इज अ डॉक्टर इन बॉम्बे, और वो बहुत सारे सामाजिक संगठनों को चला रहे हैं और वो फ्रीडम फाइटर हैं। आज 98 में कितने स्वस्थ हैं आप देख लो। उनके साथ बहुत सारे उनके साथी लोग, मतलब बड़े बड़े लोग, जैसे वो लोग मधु दंडवती जी जैसे लोग चले गए, और उनके परिवार के लोग भी, लेकिन वो आज हैं। ये जो चक्रा बैलेंसिंग की जो थोड़ी सी बात हमने उनको बताई थी, और भी ऐसे बहुत सारे लोगों को, तो ये आप लोग बहुत सहज रूप से सीखेंगे। फिर विशुद्ध चक्र में आप संगीत की साधना, यह बहुत जरूरी है। इसलिए संगीत में भी आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाली हमारी वंदना दीदी उसके साथ भी जुड़ी हैं। और संगीत के साथ कैसे ये पूरी साधना मीन्स लर्निंग ऑफ फाइन आर्ट्स एंड देयर मेंटेनेंस शुड बी योर रेगुलर ड्यूटी। और ये दोनों हमारे आचार्य मोक्षा दीदी और वंदना दीदी, ये दोनों आर्टिस्ट हैं, ठीक है। वंदना दीदी एक कवि हैं, एक सिंगर हैं, और आपने देखा, और वो आपकी शरीर की व्याधियों को दूर करने के लिए एकदम बिल्कुल आपको चिकित्सक बनाएंगे। और मोक्षा दीदी उसी चीज को एक कला में, मीन्स इज एन आर्टिस्ट, वो पेंटिंग के माध्यम से इस विचारों को बचपन से कैसे बच्चे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बड़े को भी हम लोगों ने कॉर्पोरेट्स में हम लोगों ने ये किया है, पेंटिंग एंड मेडिटेशन का वर्कशॉप किया। एवरीबडी इज एन आर्टिस्ट। लियोनार्डो दा विंसी वाज एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो साइंटिस्ट भी थे। तो इसीलिए आप जो मन में सोचते हैं उसको फिर आप समाज में उतार सकते हैं। तो उसके लिए आप क्यों नहीं जीवन भर आर्टिस्ट बने। और उस सब का समन्वय इस ओम में होता है, सृष्टि के साथ मिलन होता है। तो ये सब प्रैक्टिकली आप हम सब सीखेंगे। इसके आसन के साथ ये विशुद्ध चक्र को जागृत करना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, अनाहत चक्र में आपका, अनाहत चक्र से तो मन नीचे जाना नहीं चाहिए। अनाहत चक्र आपका हार्ट चक्र जो है वो बॉर्डर लाइन है, तो बॉर्डर लाइन के से ऊपर रहना है, यानी आपको विशुद्ध चक्र सिद्ध होना चाहिए, थायराइड की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप इसको ठीक करें।
और विशुद्ध चक्र आपकी तभी ठीक होगी जब पित्त दोष नहीं होगा, यानी अग्नि तत्व ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, जिसके लिए आपको ये दोनों आचार्य आपको ये सिखाएंगे, कराएंगे। और आज्ञा चक्र तो खैर ईश्वर की कृपा, मोरे दो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये भक्ति भजन से आप जब अपने सहस्रार तक अपने मन को पहुंचाएंगे क्राउन चक्र में, तब आप जाकर के ये थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस को आप खोलने लायक बन सकते हैं, जहां पर आप दोनों की बैलेंस करें। यानी ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजितम आगृता कश्यश्वदिनम। यानी कि आप कोई भी चीज जो भोग करते हैं ना, वो बिना त्याग के नहीं कर सकते, और ये आज्ञा चक्र में ही संभव है कि आपके पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का, ये भाव आपके अंदर कितना जल्दी जगेगा, और आपको कोई भी चीज की मोह नहीं हो, लेकिन फिर भी आप संसार में हैं। यह आज्ञा चक्र की जागृति की स्थिति कि आप सब कुछ होते हुए सब कुछ से डिटैच्ड हैं। डिटैच्ड अटैचमेंट इज द स्टेट ऑफ द अवेकनिंग ऑफ द थर्ड आई ऑफ कॉन्शियसनेस। फाइनली आप सहस्रार चक्र के साथ जुड़ करके आप 50 वृत्तियों को नियंत्रण करते हुए आंतरिक और बाह्य जो आपका स्पंदन है, एक्सप्रेशन है, उसको आप अपने 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों के माध्यम से 1000 वृत्तियों को आप कंट्रोल करने वाले आप शिव हो जाएंगे। तब आप सही में मीरा की तरह, आदि गुरु शंकराचार्य की तरह आप वो वाइब्रेशन रेसिप्रोकेट करेंगे कि चिदानंदम ब्रह्म शिवोहम शिव। So that way you will be learning the balancing of the पंच कोशास, जिसके हम डांस आपको सिखाते हैं, कौशिकी डांस, और आपको प्राणायाम से और पांचों तत्व वायु सबको हम नियंत्रण करना सिखाएंगे। मतलब जो अभी तक हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे, अब आपको बहुत मजे में समझ में आएगा। मैं पुराने भाई बहनों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को आप प्रैक्टिकली ये समझ में आने लगेगा, और सातों धातु को आप फिर बैलेंस करना, क्यों आपको सात्विक आहार लेना, क्यों राजसिक आहार बहुत कम मात्रा में, चाय कॉफी ये बिस्किट वगैरह बहुत कभी कभी खा लिया, और ये सात्विक लेना है, और तामसिक जो खाना है वह बिल्कुल नहीं खाना, यह क्या है। फिर उसके बाद आपको आधुनिक युग के जहरीले भोज्य पदार्थ, एसिडिक और अल्कलाइन फूड, ये सारा आप प्रैक्टिकली अब करने वाले हैं। हम थ्योरी पढ़ाते हमने फिर रुका, फिर हम आपको ये दोनों आचार्य आपको ये प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, एसिडिक फूड, अल्कलाइन फूड, और प्रकृति के साथ, यानी वात पित्त कफ के साथ आप इसको सीखेंगे और इसको प्रैक्टिकली करेंगे। जो यहाँ लिखा है कि देखो वात पित्त कफ को कैसे बैलेंस कर रहा है, ये पानी, आपका दूध, आपका छाछ कैसे बैलेंस कर रहा है, जिसका ये श्लोक है, ये समदोषा समग्निश सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्था इति अविद्यते। ये आप लोग बैलेंस करेंगे, मतलब यू विल बिकम ए मूविंग डॉक्टर्स ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा, और घर में रहेंगे, आपको कोई ईगो भी नहीं रहेगा, और आपको पास सर्टिफिकेट तो रहेगा ही, आप चाहोगे एग्जाम दोगे तो। नेचुरोपैथी भी आप सीखेंगे, ये घरेलू नेचुरोपैथी आपको पांचों पंचमहाभूत का, आपको घर में मिट्टी का प्रयोग, आपको पानी का प्रयोग, आपको गर्म ठंडा कब सेकाई करना, ये भी आप सीखेंगे। ठीक है, आसन पर तो आप मास्टरी करेंगे। फिर प्राणायाम में तो आप प्राणायाम मतलब सिर्फ यही नहीं है, चक्रास के साथ प्राणायाम आप सीखेंगे, कौन सा मंत्र, कौन सा प्रहर में कौन सा मंत्र, ये सीखेंगे। फिर आप मेडिटेशन में आप इनकैंटेशन आइडिएशन वाले आप मेडिटेशन सीखेंगे। दिस मेडिटेशन विल नॉट बी नॉर्मल, ये मेडिटेशन मंत्र के साथ जो मन को त्राण देने वाला शब्द है, अलग अलग बीज मंत्र के साथ आप ये मेडिटेशन सीखेंगे, और आपका माइंड बिल्कुल ये देखो जो है पल्सेटिव, इनकैंटेटिव, आइडिएटिव, ये बिल्कुल रिदम के साथ आपका लेजर बीम की तरह आपका चलेगा, है ना। और आप अल्टीमेटली मेडिटेशन में आप उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे। और इन सब के लिए प्रैक्टिकल जो हम अभी से ही शुरू किए हैं, कौशिकी नृत्य सबके साथ, और ये कौशिकी नृत्य आपके 18 प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। ये बहुत सिंपल, और आज एक छोटे से गांव से निकलकर गुरुदेव ने जो सिखाया, और आज आप देखिए, सिर्फ आप यूनिवर्सल डांस कौशिकी करके आप यूट्यूब में डालेंगे तो यू विल फाइंड कि आज मोर देन 100 कंट्रीज में आज ये डांस किया जा रहा है।
फिर ये तांडव सिर्फ भाइयों को करना है कि ये भी हम भगवान शिव की जब साधना की बात कर रहे हैं हम लोग, और सबको प्रैक्टिकली चलता फिरता शिव बनना है, ठीक है। शिव जी का सिर्फ ना कि शिवरात्रि में जाके आप उपवास कर लिए और नवरात्रि ये जो 9 दिन की आपने आप फास्टिंग कर लिया तो 9 चक्र आपके खुल जाएंगे। प्रथमम शालपुत्री से लेकर के आज आपका क्या है, पंचकम स्कंद मातिथि कात्यायनी थी, षष्ठकम सप्तम काल रात्रि महागौरी थी, चाष्टम नवम सिद्धिदात्री नव दुर्गा परिकीर्तिता। ये नवम सिद्धिदात्री कौन है? ये शिव है, और वो सहस्रार में बैठे, आपके टॉप चक्रा में बैठे। तो ये तांडव और कौशिकी से आप इसको एक्टिवेट करने के लिए आप ये सब साधना करेंगे। तो अल्टीमेटली ये सब आपका आसन प्राणायाम मुद्रा बंद और ये सारी साधना आप लोग करेंगे, एंड यू विल बी इन ब्लिस, मूविंग, यू विल बी द मूविंग एंटिटीज, द मूविंग मैसेंजर्स, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने आज एक बहुमूल्य समय, जो भी हमारे पुराने साथी आए और खास करके हमारे वरिष्ठ साथी कर्नल रामानंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज अपना एक सुबह में कई की क्लास में इच्छा जाहिर किया और आप प्रस्तुत हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। किन्हीं को कुछ अगर पूछना हो कोर्स के विषय में तो प्लीज आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। योगी जी, ये जो डेली का शेड्यूल है ये आप एक दिन पहले बता दिया करेंगे? हाँ दादा, शेड्यूल तो अभी पूरी डिटेल हम लिखकर भेज देंगे, और साथ साथ हम ये शेड्यूल आपको आज ही हम लिख के जो हम बताए हैं, और सबकी सहमति भी रहेगी इसमें। कुछ लोग जो लोग इस टाइम को, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल क्लास इवनिंग की क्लास तो मंडे टू फ्राइडे, जिसमें फ्राइडे आपको बता दिया स्पिरिचुअल होगा और वो ऑप्शनल है, और मंडे टू थर्सडे ये दोनों थ्योरी जो है, एक आयुर्वेद की क्लास और एक योग चिकित्सा एवं आयुर्वेद की क्लास, जो 2 क्लास जो है डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी ले रहे हैं ऑलरेडी ट्यूसडे और थर्सडे में, और मंडे और वेडनेसडे में ये व्यंजना दीदी लेंगी, और जो प्रैक्टिकल क्लास जो मोक्षा दीदी लेंगी वो मॉर्निंग में आपकी सुबह में 8:30 बजे होगी। वो उसको टाइम हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो वो देख लेंगे। तो दैट विल बी ऑन थर्सडे एंड सैटरडे, तो एडजस्ट कर लेंगे उसमें। और कोई क्लास छूट जाता है तो आप कुछ भी नहीं छूटेगा, आपको सब कुछ रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप नोट्स बनाएंगे, हम बार बार रिविजन करेंगे। और जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं वो अगर ऑडियो वीडियो सुनते हैं, क्योंकि एग्जाम तो देना होगा, और हम लोग उसको रिव्यू करेंगे, मंथली रिव्यू करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। और इसकी वीडियोस को हम लोग आयुष मंत्रालय में जमा करेंगे, ताकि हम लोग को ये गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिले इस पूरे कोर्स का जी। इसीलिए ऑल शेड्यूल विल बी शेयर टू यू। थैंक यू। और किन्हीं का कोई प्रश्न? जयप्रकाश जी तो अभी नहीं है, उनका प्रश्न था, मैं उनको जवाब दे दूंगा। और किन्हीं को कुछ पूछना हो तो बताएं। टाइमिंग इसकी जो है ऐसे रहेगी कि हम लोग 4 से 5:30 रखेंगे, क्योंकि ताकि डिले ना हो। ओके ओके। मराठी में गाइडेंस बिल्कुल, आप मोक्षा दीदी चूंकि वो है, उनका मदर टंग मराठी है, तो आप कृपया उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती हैं, स्नेहल दीदी, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, मराठी है। एक यहाँ पर चेन्नई से भी हैं, तो वो तमिल भी हो सकता है, तमिल तो मैं नान कुछ तमिल तेरी जयप्रकाश जी इंगे इरिकिंदा, तो अभी है नहीं वो। तो ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं, लेकिन आपको स्टैंडर्ड तो है ही, आप समझ रहे हैं तो अच्छा ही। तो पर्सनली आप स्नेहल दीदी, आप मोक्षा दीदी से आप मराठी में डिस्कस कर सकते हैं। और आप कर्नल साहब, आप मराठी जानते हैं? प्लीज अनम्यूट। आप रहते हैं नासिक? रहता तो नासिक में ही हूँ, और
यहाँ पे मैं 20 साल से हूँ, लेकिन आर्मी में होने के कारण इस भाषा की मुझे आवश्यकता नहीं, सही। क्योंकि कैंट में रहते हैं तो यहाँ पे तो इंग्लिश ही चलता है ज्यादा, और थोड़ा बहुत हिंदी की बोलचाल की भाषाएं, बट मोस्टली इंग्लिश होता है। हाँ वो तो पता है, आर्मी का तो इंडिया में रॉयल आर्मी है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और हम लोग कोर्स शुरू कर चुके हैं, स्नेहल दीदी सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह हम शेयर करेंगे 1-2 दिन में, और फिर उसकी फी स्ट्रक्चर भी हम ग्रुप में बता देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सबको, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।